नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वार्षिक परीक्षा में 4 अंक की आएगी। 4 अंक की। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण से पहले हम द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। और बहुपद की घात हम जानते हैं कि क्या हो सकती है, केवल वास्तविक संख्याएं हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3। तो जब बहुपद को, द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर रखते हैं, तब वह द्विघात समीकरण बन जाता है। यानी वह जब किसी भी द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर रख देते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की, जिसका पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें पता करना है कि ये जो अपने को समीकरण दी हुई है ये द्विघात है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले में क्या करना होगा कि पूरी समीकरण को हल करना होगा। सभी चर और अचर को एक तरफ ले जाएंगे, फिर देखेंगे कि चर x की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर कम है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, और अधिक है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर से हल होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो हल करते हैं इसको। तो a की स्क्वायर प्लस 2a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो 1 से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, 2 कोष्टक से अंदर वाली दोनों संख्या से गुणा होगा तो 2 का x से गुणा होगा तो 2x, और 3 से गुणा होगा तो 6। 2x से 2x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1, 6 इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस के 6 माइनस का 5 बराबर 0। अब इसमें हमें चेक करना है कि x की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पे चर x की अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। बिल्कुल आसान है। चर की घात केवल 2 होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की। यहाँ समीकरण दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 कोष्टक 3 माइनस x। बाईं तरफ का पार्ट में तो कुछ हल करना नहीं है, दिया हुआ ही है। माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का 1 माइनस का है तो माइनस के 6, और माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस और 2x। 2x यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, माइनस 2x है ही, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का। तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ चर x की अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। अब बात करें इसी के प्रश्न क्रमांक 3 की। 3x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 3। इसको हल करते हैं। बाईं तरफ भी 2 कोष्टक हैं और दाईं तरफ भी 2 कोष्टक हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले कोष्टक को इसके दोनों से गुणा करेंगे, x से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। फिर माइनस 2 को x से भी गुणा करेंगे और 1 से भी। तो हल करें तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। अब दाएं पक्ष को हल करें, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, x को माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3।
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचे, प्लस का एक्स और माइनस का 2x माइनस का x, और इधर माइनस के 2। राइट हैंड साइड 3x में से 1x जाएगा तो 2x और माइनस का 3। 2x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस के 3x, और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दें तो 3x माइनस 1 बराबर है 0। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात के लिए x की घात एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब बात करें प्रश्न क्रमांक पहले के 4 की, वही तरीका, x को अंदर दोनों से गुणा होगा, -3 को भी दोनों पदों से गुणा होगा। तो x को 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वेयर, x को 1 से गुणा होगा तो x, -3 को 2x से गुणा करेंगे तो 6x, और -3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। x को x से गुणा x स्क्वेयर, और x को 5 से गुणा 5x। ये x स्क्वेयर यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर घटेगा तो x स्क्वेयर, यहाँ x में से 6x जाएंगे तो माइनस के 5x, और ये 5x इधर आएगा तो माइनस के 10x, और माइनस के 3 बराबर है 0। यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की, तो वही तरीका रहेगा, पहले 2x अंदर वाले दोनों पदों से गुणा, फिर -1 का अंदर दोनों पदों से गुणा। तो 2x को x से गुणा होगा तो 2x स्क्वेयर, 2x को -3 से गुणा -6x, -1 से x प्लस 3, x का x से गुणा x स्क्वेयर, x का -1 से -x, 5 का x से 5x, और 5 का -1 से -5। x स्क्वेयर यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर कम होगा तो x स्क्वेयर, माइनस के 6x और माइनस के 7x, इधर कितने माइनस के x और प्लस के 5x, प्लस के 4x है, और प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 7x और माइनस के 4x माइनस 11x, 5 इधर आएगा तो प्लस का, तो 8 बराबर है 0। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः यह भी द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण होगी। तो बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की, तो x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बाएं पक्ष का हल करके दिया हुआ है, दाएं पक्ष का x माइनस 2 की घात 2, इसको हल करेंगे हम सर्वसमीका a माइनस बी की घात 2 से, ये होती है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो हमारे पास यहाँ a का मान है x और b का मान है 2, तो जहाँ a है वहाँ x और जहाँ b है वहाँ 2 रखेंगे। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, बाएं पक्ष का वैसे का वैसा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, a का स्क्वेयर, a की जगह 2 है, x है तो x का स्क्वेयर माइनस 2ab, a की जगह x है, b की जगह 2 है, प्लस b स्क्वेयर, b की जगह भी 2 है तो 2 का स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वेयर, 2 को 2 से गुणा होगा तो 4, और साथ में x है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और इधर 3x पहले से प्लस का है तो प्लस के 7x, 4 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और प्लस का 1 है तो इधर बचेगा माइनस का 3। यहाँ x की घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए चर की घात 2 होना चाहिए, यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, फिर 2x को कोष्टक के अंदर वाले दोनों पदों से गुणा होगा, तो ये किससे सोल्व होगा, इसके लिए सर्वसमीका है a प्लस बी की घात 3, तो इसका हल होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3
ए स्क्वेयर बी, 3 ए का स्क्वेयर और बी प्लस 3, इस बार ए हो जाएगा और बी का स्क्वेयर हो जाएगा, ए का स्क्वेयर बी, 3 बी का स्क्वेयर ए, एक बार ए का स्क्वेयर और एक बार बी का स्क्वेयर। तो इसको हल करते हैं। तो ए की क्यूब, ए की जगह हमारे पास x है तो x की होल क्यूब प्लस बी की क्यूब, बी की क्यूब यानी 2 की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 बी स्क्वेयर ए बराबर 2x को x स्क्वेयर से गुणा होगा तो 2x की घात 3, संख्या का संख्या से चर का चर से माइनस के 2x। ये क्या हल होगा, x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार आपस में गुणा, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8 प्लस 3 का 2 से 6 और साथ में x स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, 2 को 2 से 2 बार गुणा तो 4, 4 का 3 से 12x और आगे अपने पास है 2x की घात 3 माइनस है 2x। सारे पदों को एक तरफ करें, ये 2x की घात 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ पहले से एक प्लस का है तो माइनस का 1x की घात 3 बचेगा प्लस का 6x स्क्वेयर, ये 2x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और पहले से यहाँ प्लस का 12x है तो प्लस के 14x और अचर पद है 8 बराबर 0। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो x की घात 3 माइनस 6x स्क्वेयर माइनस के 14x माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह त्रिघाती समीकरण है, हमें द्विघात चाहिए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल क्यूब 3। हमने a प्लस बी की घात 3 अभी हल किया था, अब यहाँ हमारे पास है a माइनस बी की घात 3, तो इसका सॉल्यूशन होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3b स्क्वेयर a। पहले इसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं, ये बनेगा x की घात 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। इसमें हमारे पास a की जगह x है और b की जगह 2, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x रख देंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 2। तो a की घात 3 यानी x की घात 3 माइनस b की घात 3, b की जगह 2 है तो 2 की घात 3 माइनस 3a स्क्वेयर, a की जगह x है b की जगह 2 है प्लस 3b स्क्वेयर, ये 2 का स्क्वेयर और साथ में है a। हल करते हैं इसको, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, इसका कुछ हल करना नहीं है। x की घात 3 माइनस 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा 8 माइनस 3 का 2 से 6 और साथ में x स्क्वेयर, 2 की स्क्वेयर हल होगा 4 और 4 को 3 से करेंगे तो 12x। हल करते हैं इसको, x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल, अब x स्क्वेयर वाला पद यहाँ माइनस का 4x स्क्वेयर है, यहाँ माइनस का 6x, ये माइनस का 6x स्क्वेयर इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वेयर हो जाएगा और पहले से माइनस का 4x स्क्वेयर है ही तो बचेगा प्लस का 2x स्क्वेयर। x यहाँ प्लस का 12 है, इधर आएगा तो माइनस का होगा और माइनस का पहले से 1 है ही तो माइनस का 13x। 8 यहाँ माइनस का इधर आएगा प्लस का और प्लस का पहले से 1 है ही तो प्लस के 9। यहाँ चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। इसी के साथ पहले के 8 पार्ट थे, 8 के 8 कर लिए। जो भी दिया है उसमें 3-4 सर्विस में काम आई थी, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a माइनस बी की घात 3, a प्लस बी की घात 3, और उनको हल करना है। अंत में देखना है कि चर अधिकतम घात कितनी है। यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर चर की अधिकतम घात 2 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगी।
अब प्रश्न 2 का पहला कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ विशेष स्थितियां दी हुई हैं हमें, उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। यानी इस आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा है कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। यानी चौड़ाई जितनी भी होगी उसका दुगुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो लंबाई के बराबर आएगा। और फिर क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले हम चौड़ाई अपनी तरफ से मानते हैं। माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर है x मीटर। चौड़ाई हमने मान ली कितनी है, x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने, x का दुगुना 2x और उससे 1 अधिक यानी 2x प्लस 1। अतः भूखंड की लंबाई लंबाई प्रश्न में दे रखा है कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अतः x का दुगुना 2x और इसका 1 अधिक बराबर प्लस 1। चूंकि हम जानते हैं कि आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अतः इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x। ये क्या हो जाएगा, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है 528, तो ये बराबर हो जाएगा 528 के। अब इसको हल करेंगे, x है तो अंदर वाले दोनों पदों से गुणा होगा, तो x का 2x से गुणा होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 से गुणा होगा तो x, और 528 इधर बराबर में प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर है 0। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त। तो क्या दे रखा था हमें, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा था और साथ में एक शर्त दे रखी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमने चौड़ाई मान ली कितनी, x मीटर। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक होगी तो x का दुगुना 2x और 1 अधिक यानी प्लस में 1। अब आयताकार आकृति का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि क्षेत्रफल कितना दे रखा था 528। इसको आगे हल किया तो हमें द्विघात समीकरण मिल गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था हमें। अब इसी का हमें दूसरा प्रश्न दिया गया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें वो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले इस कथन के सभी शब्दों के अर्थ का हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर पाएंगे और इसको हल कर। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 2 3 4 पूर्णांक दे रखा है। पूर्णांक तो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन इसने कहा केवल धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 ये होंगे और लगातार दे रखा है। अब हमें ये नहीं पता कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, तो हम पहले एक पूर्णांक अपनी तरफ से मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x होगा। पहला x है तो दूसरा क्या होगा, पूर्णांक 1। पहले से अगले वाला पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें 1 जोड़ते हैं तभी प्राप्त होता है। देखो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 2 3 4 5 यही होंगे, 10 11। अब हमें कोई भी एक पूर्णांक मिल जाए तो इससे अगला पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो 1 जोड़ के ज्ञात करेंगे। यहाँ भी मान लो पहला पूर्णांक 10 है तो अगला इसमें 1 जोड़ने से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम पहला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो आगे वाला उसमें 1 जोड़ के प्राप्त हो जाएगा। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x। अब इसे अगला क्रमागत
क्रमागत देखना है तो वो इसमें x 1 जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा। अतः क्रमागत दूसरा पूर्णांक, क्रमागत दूसरा पूर्णांक इसमें 1 जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा, तो x प्लस 1। अब प्रश्न में दे रखा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो इन दोनों को गुणा के रूप में लिख के हम 306 के बराबर करेंगे। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो दोनों का गुणनफल x गुणा x प्लस 1 बराबर दे रखा है 306 के। तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x, उस 306 को बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अब ये तो बन गई द्विघात समीकरण। इसमें हमें क्या करना है कि पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अगर द्विघात समीकरण तक दिया होता तो इतना सही था, तो अब हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा और x प्लस 1 का मान है क्या होगा। तो इसे हम द्विघात बहुपद पहले हल कर चुके हैं, उस तरीके से हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो हमें इसको हल करना पड़ेगा द्विघात गुणनखंड से। तो हमें x का गुणांक 1 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों का गुणा माइनस के 306 आए। तो इसके टुकड़े करेंगे तो हमें आएगा प्लस का 18 और माइनस का 17, क्योंकि गुणा माइनस का 306 आ रहा है, तो एक संख्या प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, और यहाँ x प्लस का है तो बड़ी वाली प्लस की, छोटे वाली माइनस की। तो अब हम यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर है 0। दो पदों में से कॉमन लेना है। पहले में x कॉमन लें तो x प्लस 18, दूसरे कोष्टक में भी x प्लस 18 ही आएगा बराबर है 0। x को माइनस 17x बनाना है तो बाहर माइनस का 17। अब दोनों पदों में से कोष्टक वाला x प्लस 18 कॉमन लें तो पहले में बचेगा x, दूसरे में माइनस के 17 बराबर है 0। यानी एक बार x प्लस 18 को 0 के बराबर करना है और एक बार x माइनस 17 को। तो एक बार तो x प्लस 18 बराबर 0, एक बार x माइनस 17 बराबर है 0। इसको हल करेंगे तो आएगा x बराबर माइनस 18 और यह आएगा x बराबर प्लस के 17। तो x हमारा क्या था, पहला पूर्णांक था, लेकिन हमें प्रश्न में क्या दे रखा था कि धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा पूर्णांक क्या होगा, x बराबर है 17। अतः हमारा पहला पूर्णांक तो हो जाएगा x बराबर 17 और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, क्रमागत थे तो x प्लस 1, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष से बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी ये दे रखा है वर्तमान में, यानी वर्तमान में जो रोहन की माँ की आयु है वो उससे 26 वर्ष से अधिक है। तो अगर हम रोहन की आयु पता मान लें अपनी तरफ से तो उसकी माँ की इससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 26 ज़्यादा हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी भविष्य में 3 साल बाद में 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब हम रोहन की वर्तमान आयु मान के चलें। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यानी रोहन की वर्तमान आयु x है और उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अतः रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष हो गई। अब ये जो गुणनफल दे रखा है 360, ये आज से 3 वर्ष बाद दे रखा है।
अतः हम आज से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु पता करेंगे। तो आज रोहन x वर्ष का है तो 3 साल बाद 3 साल और बड़ा हो जाएगा, तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 प्लस 3 और बढ़ जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, क्योंकि गुणनफल हमें 3 साल बाद का दे रखा है, तो 3 साल बाद की दोनों की आयु पता होनी चाहिए। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, आज x वर्ष है तो 3 साल बाद इसमें 3 और बढ़ोतरी हो जाएगी, तो x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। आज रोहन की माँ की आयु कितनी, x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद इसमें x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी है, रोहन की कितनी, x प्लस 3 और उसकी माँ की x प्लस 29, तो इन दोनों का गुणनफल 360 दे रखा है। तो x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर दे रखा है हमें 360। हल करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 87 बराबर 360। ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर 29x प्लस 3x 32x, 360 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के 273 बराबर में 0। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना होगा। तो 32 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि उन दोनों का गुणनफल कितना है, माइनस का 273, माइनस का 200, क्यों 32 के करने, इसका गुणा 1 है, 12 वाले के गुणा के बराबर आना चाहिए, तो 273 गुणनफल आना चाहिए। 32 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा 273 है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो देखो 32 के अगर हम 2 टुकड़े करें ऐसे, तो जिनका गुणा माइनस में आना चाहिए, तो 1 प्लस का होगा और 1 माइनस का। तो 39 को 7 से गुणा कर कितना आएगा, 9 7 63, 6 7 21 और 6 27। तो टुकड़े क्या होंगे, 39 और माइनस का, प्लस का 39 और माइनस का 27। तो 32x की जगह अब मैं लिख सकता हूँ प्लस के 39x और माइनस के 7x माइनस 273 बराबर 0। कॉमन ले, पहले दोनों में केवल x कॉमन आ रहा है, x प्लस 39, दोनों कोष्टक में सेम संख्या ही कॉमन आएगी। x का क्या बनाना है, माइनस का 7x, तो 7, कोष्टक कॉमन ले तो x माइनस 7 बराबर 0। इसको 0 से बराबर रखेंगे तो आएगा x बराबर माइनस का 29, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x के बराबर आएगा 7। x क्या चीज़ थी हमारी, रोहन की वर्तमान आयु थी, तो आयु माइनस में तो हो नहीं सकती, अब x का मान माइनस 29 नहीं हो सकता, तो x का मान क्या होगा, x बराबर 7। अतः रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और उसकी माँ की x प्लस 26, तो 7 प्लस 26 बराबर 33। हमारा अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगेगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। यानी कोई 480 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो एक नियत चाल का हमें पता नहीं है कितनी है, तो हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल u है, और ये जो 480 किलोमीटर तय करी है इसका समय भी हमें नहीं पता है, तो हमने समय मान लिया t घंटे। तो अब चाल का सूत्र हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। यहाँ पे हमारी दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर,
चाल कितनी है u और समय कितना है t। तो चाल u बराबर हो गया दूरी 480 बटे समय t। अब इसने एक और शर्त दे रखी है कि यदि चाल 8 घंटे प्रति किलोमीटर कम हो जाए, यानी u न रह के इसमें 8 कम हो जाए, यानी u माइनस 8 हो जाए, तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगे। अगर पहले उसे t घंटे लग रहे हैं, अब चाल कम हो गई तो 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो अब समय लगेगा t प्लस 3। तो अतः u चाल कम हुई है ना 8 के, तो u माइनस 8 चाल बराबर हो जाए, वापिस इसी सूत्र में रखेंगे तो दूरी वही है 480 और समय 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो t प्लस 3। अब यहाँ से अगर हम u का मान निकालें, u का मान यहाँ रखें, सॉरी अपने u का मान तो निकालना ही है, तो t का मान प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम t को u से गुणा करें तो क्या बनेगा, ut बराबर 480, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यहाँ से इसको इधर ले आए तो गुणा में आएगा, तो u माइनस 8 गुणा t प्लस 3 बराबर 480। दोनों गुणा करें, u को t से गुणा होगा तो ut, u को 3 से गुणा होगा तो 3u, 8 को t से गुणा होगा तो माइनस के 8t, और माइनस 8 को 3 से गुणा होगा तो माइनस के 24, और बराबर दे रखा है अपने को 480। अब समीकरण 1 से हमारे पास ut बराबर 480 है, तो यहाँ हम ut की जगह 480 रख सकते हैं। तो 480 प्लस 3u माइनस 8t, यहाँ से हम t का मान रखें तो t का मान क्या रख सकते हैं, u इधर भाग में आ जाएगा, तो 480 बट्टे u गुणा 480 बट्टे u माइनस 24 बराबर 480। तो 480 से 480 कट जाएगा। इस पूरे पद को हम उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, 3u माइनस 24, ये यही इस पूरे को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ माइनस का है तो उधर प्लस में, तो ये बन जाएगा 8 गुणा 480 भाग u। अब u यहाँ भाग में इधर आएगा, दोनों से गुणा होगा, तो ये क्या बनेगा 3u स्क्वेयर माइनस 24u बराबर, यहाँ 8 को 480 से गुणा करेंगे तो 8 को 0 से किया तो 0, 8 को 8 से किया 64, 8 को 32 से 6 38। अगर पूरे समीकरण में 3 का भागदार है तो समीकरण को और आसान बना लेते हैं, तो u स्क्वेयर माइनस 8u, इसमें 3 का भाग गया तो u 4, और इसमें 1 2 8 0, इसका प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में, u स्क्वेयर माइनस 8u माइनस 1240 बराबर में 0। हमारी द्विघात समीकरण क्या आ गई, u स्क्वेयर माइनस 8u माइनस 1240 बराबर है 0। अब हमें यहाँ से u का मान निकालना है, u है गाड़ी की चाल, तो इस द्विघात समीकरण तो माइनस 8 के ऐसे दो टुकड़े करने कि उनका गुणा 1240 आए। अतः अब हमें माइनस 8u के ऐसे दो टुकड़े करने कि उन दोनों का गुणा माइनस के 1280 आए और योग माइनस के 8 आए। तो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ इसको, क्या दिया हमारे पास, u स्क्वेयर माइनस के 8u माइनस के 1280 बराबर में 0। तो ऐसे हम टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े आएंगे माइनस के 40u और प्लस के 32u, माइनस 1280 बराबर है 0। तो माइनस के 40u प्लस के 32u माइनस के 8u हो रहे हैं, और दोनों को गुणा करेंगे तो भी 1280 आएगा। कॉमन लें, पहले में u कॉमन आया तो u माइनस 40 बचेगा, दूसरे कोष्टक में भी u माइनस 40 ही बचेगा बराबर है 0। u का 32u बनाना है तो प्लस के 32, u माइनस 40 कॉमन लिया दोनों में से, तो पहले में u और दूसरे में 32 बराबर है 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो पहले को 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा u बराबर 40, और दूसरे को 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर माइनस के 32।
अब u यहाँ गाड़ी की चाल है, तो गाड़ी की चाल माइनस में तो कभी हो नहीं सकती, अतः गाड़ी की चाल u बराबर होगा 1280।